तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स जो बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएं तो उनको कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो कि ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाएं तो उनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एग्जांपल्स हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए वगैरह। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सपोज करो आप ना एग्जांपल लो एक सेल की। सही है। अभी सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक पूरा सेल है और ये सेल का हो गया न्यूक्लियस है। अब इस सेल के अंदर, क्योंकि हम पूरी लिविंग बॉडी को नहीं समझते, हम पूरा एक सेल लेते हैं, उस सेल के अंदर पूरा एक सेल जितने भी लेते हैं, केमिकल सेल के कंपोनेंट्स अंदर आपको मिले जितने भी तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को समझने से पहले आप समझ लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रोटोप्लाज्म का। अब प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं, ये आपको सेल नजर आ रहा है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म है। सही है। और ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है कि किसी भी सेल का लिविंग कंटेंट है। इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आ जाता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। एक सेकंड में आपको सही से दिखा देता हूँ थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट। सेल के जितने भी रिएक्शंस हैं वो किसके अंदर होते हैं? वो होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आते हैं ये वाला। अब ये देखें, ये आपको पूरा सेल नजर आ रहा है। अभी इस सेल के अंदर ये वाला जितना भी पोर्शन है, इस पोर्शन को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोलस को और साइटोप्लाज्म, इन सारे को मिला के हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसमें ये जितने ऑर्गेनेल्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे भी काउंट होंगे। तो इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और सेल के जितने भी फंक्शंस है ना, वो किसके अंदर होते हैं? वो सारे होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब सेल के अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। एक सेकंड वापस जाते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। अब यहाँ पे अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को, उस ब्रांच को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं किसको? बायोमॉलिक्यूल्स को। और उसके साथ जितने भी प्रोसेसेस, यानी प्रोसेसेस मींस कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, बायो कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं आप लोग। और आप इनको बायोलॉजिकल कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ये सारे जो नाम है ना, ये एक ही चीज के हैं। अब उनको हम किसके अंदर पढ़ेंगे? उनको हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सही है। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर दूसरी हम किस चीज पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर दूसरा हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस को। अब केमिकल रिएक्शन जो है हम उनको कह सकते हैं केमिकल प्रोसेसेस। अब एक सेल अगर मैंने लिया है, यहाँ पे एक सेल बना हुआ है, इस सेल के अंदर है जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आप अगर पेन पेपर है तो आप नोट कर लो इसकी डेफिनेशन। रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द सेल कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी रिएक्शन किसी भी सेल के अंदर हो रहे हैं हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या मेटाबॉलिज्म जो है ना, हमने उसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा, आपको ओवरऑल बता रहा हूँ क्योंकि आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। मेटाबॉलिज्म को ना हमने दो पोर्शंस में डिवाइड किया होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करते हैं। जब सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म को दूसरा आप कह सकते हैं बायोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक चीज बन रही होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म। और दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया क्योंकि हमने अभी अभी कहा था कि हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में प्रोसेसेस के बारे में जिनको हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो उन प्रोसेसेस के फिर मेटाबॉलिज्म के मैंने आपको दो टाइप्स बताए, एक बताया एनाबोलिज्म, दूसरा बताया कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म्स के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक बड़ा मतलब मॉलिक्यूल बनाएंगे। और इस प्रोसेस को बायोसिंथेसिस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एनाबोलिज्म में यूज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल होगा इस प्रोसेस में। और दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, उसको क्या करेंगे? हम ब्रेक डाउन करेंगे।
जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारी जो एनर्जी है ना वो रिलीज होगी। अब यहाँ पे आगे फिर हम पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं आपको। जो एनाबोलिज्म है ना उसका जो एग्जाम्पल आता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, आप नोट कर लें। और कैटाबोलिज्म का जो एग्जाम्पल है आप वो याद कर लें, रेस्पिरेशन कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल है। उसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, ग्लाइकोलाइसिस, लिपोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, ये जितने भी रिएक्शंस मैं अभी बता रहा हूँ ये कैटाबोलिज्म के प्रोसेस में आते हैं। ठीक हो गया। अभी हम आगे चलते हैं प्रोटोप्लाज्म की तरफ। तो प्रोटोप्लाज्म में मैंने आपको बोलाया था कि ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर्स इन प्रोटोप्लाज्म। जितने भी केमिकल प्रोसेस या जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब पढ़ते हैं कंपोजिशन। प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग थिंग्स इज मेड सम एलिमेंट्स कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब प्रोटोप्लाज्म जितने भी हमारे मतलब लिविंग थिंग्स हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो कुछ एलिमेंट्स का बना होता है जिसको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और ये बायो एलिमेंट्स, जाहिर सी बात है, जब एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे कंपाउंड्स, और उस कंपाउंड्स को हम बायोलॉजिकल कंपाउंड भी कहते हैं। अब बायोलॉजिकल कंपाउंड्स अगर वो ह्यूमन के अंदर या किसी भी सेल के अंदर मिलते हैं तो हम उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। अगर वो किसी भी नॉन लिविंग के अंदर पाए जाएं तो वो किस फॉर्म में आते हैं? ऑलमोस्ट मिनरल्स की फॉर्म में। सही है। तो यहाँ पे इसको क्लियर समझने के लिए हम जाते हैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको दो एक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मेनली किसके अंदर पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए, यानी कि नॉन लिविंग में वो हो ही नहीं सकते। वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। और इनकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो? इसेंशियल एलिमेंट्स हो। और आप याद रखना कि कार्बन जो है ना यहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वो मेन एलिमेंट होता है, वो मेन एलिमेंट और मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है लेकिन वो फिर भी इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। और उसके अलावा भी कुछ हैं। तो वो ये क्या करते हैं, इनके अंदर ना कार्बन होता है लेकिन ये फिर भी होते हैं इनऑर्गेनिक। तो इसीलिए डेफिनेशन में हमने क्या लगा दिया कि ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन इसेंशियल एलिमेंट हो, और कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो? कोवलेंट बॉन्ड हो। सही है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो एग्जांपल होता है वो होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए वगैरह, ये सारे एग्जांपल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या करते हो? आप एटमॉस्फेयर से लेते हो। वाटर हम बाहर से लेते हैं, अमोनिया, NaCl, ये सारे जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं। और ये क्या होती हैं? कॉमनली फाउंड इन एबायोटिक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। जितनी भी एबायोटिक या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। सही हो गया। उसके बाद हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो स्लाइड में लिखा हुआ था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस फॉर्म में मिलते हैं? अकर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। और मैंने आपको बता दिया। अब बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर को बनाए, या एलिमेंट्स दैट मेक द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब नेचर में टोटली 92 नेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं। उसमें से 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये हम फीडल पढ़ रहे हैं, फीडल के हिसाब से ये टॉपिक है अभी। 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और उसमें से 25 एलिमेंट्स कौन से हैं? वो 25 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स हैं। और 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सही है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। हमारे पास तीन तरह के बायो एलिमेंट्स होते हैं, और ये भी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये फीडरल है। ठीक है। एक होता है मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स वो होते हैं, 6 बायो एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब अगर आप सिंध को देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है 98% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और यहाँ पे लिखा हुआ है 99, तो फीडल के हिसाब से 99 है। तो वो कौन से हैं? अगर आप सिंध को देखोगे ना तो सिंध के हिसाब से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, और सिंध में होता है सल्फर। यहाँ पे कैल्शियम दिया गया है। तो अगर आप फील्डरल को देखोगे तो कैल्शियम दिया गया है, और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को देखोगे तो यहाँ पे कैल्शियम दिया गया है। ठीक है। तो ये है मेजर एलिमेंट्स जो कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरे आते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। माइनर बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? बायो एलिमेंट्स दैट आर फाउंड लेस देन 1%। ऐसे एलिमेंट्स जो कि पाए तो जाएं लेकिन सिर्फ 1% या उससे भी कम, तो उनको हम कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स।
ठीक है, और वो उनमें से जो है पोटाशियम है, सल्फर है, यहाँ पे सल्फर माइनर बायो एलिमेंट्स में लिखा गया है, लेकिन सिंध के अंदर इसको मेजर में काउंट करते हैं। ठीक है, और ये क्लोरीन सोडियम वगैरह हो गया। फिर है ट्रेस बायो एलिमेंट्स। ट्रेस बायो एलिमेंट्स ऐसे मतलब एलिमेंट्स हैं जो कि बस ना होने के बराबर होते हैं, लेस देन 0.01% है, और ये पाए जाते हैं मतलब इनमें से जो एग्जांपल्स है, आयरन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक और आयोडीन वगैरह। और आयरन हमारा ऐसा मतलब ट्रेस एलिमेंट है जो कि आपको हर लाइफ के अंदर मिलेगा, छोटे से छोटे जीव के अंदर आपको आयरन मिलेगा, तो ये ऐसा ट्रेस बायो एलिमेंट है। अदर ट्रेस एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड ओनली बाय सर्टेन स्पीशीज। अगर आप दूसरे बायो एलिमेंट्स के बारे में देखें ना, तो वो मतलब ट्रेस एलिमेंट्स तो वो नहीं पाए जाते, मतलब कुछ कुछ के अंदर होते हैं, कुछ नहीं। लेकिन आयरन एक ऐसी चीज है जो सब के अंदर पाया जाएगा, सब के अंदर, मतलब जो भी आप स्पीशीज देखोगे ना दुनिया में है, उसके अंदर आपको आयरन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक हो गया। अब मैं वापस जाता हूं अपनी स्लाइड की तरफ, एक मिनट। तो हमारी स्लाइड में अब मैं नीचे जाता हूं। अभी मैं आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में और साइटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज ऑल द कंटेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अभी आपने सेल देखा था जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ वाली स्लाइड में। सेल के अंदर ये वाला जितना भी पोर्शन है, जितने भी ऑर्गेनेल्स है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके साथ हमने न्यूक्लियस न्यूक्लियस दोनों को मिलाया तो इसको कहेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। सही है, तो ये इस स्लाइड में लिखा हुआ है। और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कहाँ पे होंगे? वो होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, याद रखना। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पे होंगे? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और मेटाबॉलिक प्रोसेस को मतलब मैंने आपको बोला था कि जितने भी रिएक्शन हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, या उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स मैंने ऊपर डिस्कस कर दिए थे, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। चलो वापस चलते हैं हम अपने बायो मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो हमारे पास जो फंडामेंटल बायो एलिमेंट्स हैं वो चार हैं, लेकिन अगर हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है पांच फंडामेंटल बायो एलिमेंट्स। यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे चार फंडामेंटल बायो एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम सिंध को देखें तो वहां पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को भी फंडामेंटल्स के अंदर रखा गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना एक एक मिनट यहाँ से मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये वाली पिक्चर, ओ सॉरी, ये नहीं, दूसरी पिक्चर दी, वो वाली मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था, माइक्रो और ये वाली। अच्छा, हमारे पास ना दो तरह के बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक होते हैं माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो साइज में छोटे हों। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो साइज में बड़े हों। अब जो साइज में बड़े होंगे जाहिर सी बात है उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, और जो साइज में छोटे होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। अब साइज में भी छोटे हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, तो स्ट्रक्चर क्या होगी? सिंपल होगी। और जो बड़े हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा है तो स्ट्रक्चर क्या होगी? उनकी कॉम्प्लेक्स होगी। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? वो सोल्यूबल होते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर। सही है। और जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइडल स्टेट में मिलते हैं और वो इनसोल्यूबल होते हैं। अच्छा, सिलेबस बताएं, मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सिंध, पंजाब और फेडरल को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको पॉइंट सिंध से भी बताऊंगा, पंजाब से भी और फेडरल से भी। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके बता रहा हूँ मैं। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की जो एग्जांपल्स हैं, जैसे इनऑर्गेनिक, अभी माइक्रो मॉलिक्यूल्स को फिर हमने दो में डिवाइड कर दिया है। इनऑर्गेनिक जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, सॉल्ट और गैसेस, ये हो गए हमारे, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। और ऑर्गेनिक में अमीनो एसिड्स, शुगर्स, लिपिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स जो भी मोनोमर्स हैं, तो ये सारे भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे देना था। अभी वापस चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। ये जो नोट्स हैं ये मेनली फीडरल के हैं और मैं ये इंटरनेट से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने नोट्स डिलीट हो गए थे। चलो वापस पढ़ते हैं हम। हम थे यहाँ पे फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल्स है ना, वहां पे अगर हम सिंध को देखें तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और साथ में लिखा गया है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को भी। लेकिन फीडल कहता है कि ये चार ही फंडामेंटल एलिमेंट्स है। तो और इस चैप्टर के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये चार टॉपिक्स यानी आपने अगर क्लियर कर दिए ना अच्छे से तो आपका सारा चैप्टर हो जाएगा। तो आपका पूरा चैप्टर इन्हीं चार चीजों पर डिपेंड करता है। यानी इस चैप्टर के अंदर जो आपको सही से डिटेल में पढ़ना है वो इन्हीं सबको पढ़ना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये फाउंड इन सेल इंक्लुएंस, यानी कि सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन इंक्लुएंस मींस की स्टोर्ड फॉर्म में।
वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से, और ये यूज होता है एज अ फ्यूल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। फिर प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट पॉइंट्स लिखी गई हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, प्रोटीन हमारे मेम्ब्रेन से पाई जाती हैं, राइबोसोम में, साइटोस्केलेटन में, और ये क्या करती हैं, सेल की एंजाइम्स बनाती हैं। क्योंकि एंजाइम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के। तो आप कह सकते हो कि जितने भी एंजाइम्स हैं ना वो ऑलमोस्ट प्रोटीन ही होते हैं, या प्रोटीन ही एंजाइम बनाती हैं। फिर हमारा आता है लिपिड। है लिपिड क्या है, ये स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स है, यानी कि मेम्ब्रेन्स को जो स्ट्रक्चर देता है ना, शक्ल देता है ना, वो कौन देते हैं, लिपिड है। अब डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं अभी पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको मतलब सेल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में मिल जाता है लिपिड। और लिपिड्स प्रोवाइड क्या करता है, रिजर्व एनर्जी सोर्स है, ये शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, इसको भी डिटेल में देख लेंगे। और ये बाकी जो टेबल वगैरह है ना, ये आपने याद कर लेनी है खुद से, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है। अभी मैं आपको जल्दी से रिवीजन दे देता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया है। अभी तक हमने पढ़ा था डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या थी हमारी बायोमॉलिक्यूल्स की, हर ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा केमिकल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। हम उसको बायोमॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, बायो कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं, ये सारी चीजें सेम है। दूसरी मैंने चीज बताई आपको कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ें, और जितने भी रिएक्शन किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ें, तो हम उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं जो जो अभी तक मैंने आपको बताया है। अब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, या हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है मेटाबॉलिज्म, ये क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअली रिएक्शंस हैं जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। फिर मैंने बोला, बताया आपको कि मेटाबॉलिज्म्स की दो टाइप होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। ये आप नोट करते जाएं अगर आप देख ले तो। एनाबोलिज्म में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे एनाबोलिज्म। अब कोई बड़ी चीज बनानी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एनर्जी का खर्च करेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम एनर्जी यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बायोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। और जो कैटाबोलिज्म है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा उसको हम ब्रेक करेंगे, और इसमें क्या होता है कि एनर्जी हमें चाहिए होती है या एनर्जी रिलीज होती है। और फिर मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी थी। ठीक है, यहां तक हमने ओवरव्यू देख लिया। फिर हमने पढ़ा था बायो एलिमेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि सिंथ के हिसाब से आपने चिनोप्स याद करने हैं। चिनोप्स मींस कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह। सही है, ये सिंथ के हिसाब से। और फीडल में कैल्शियम लिखा हुआ है, सल्फर नहीं। फिर माइनर बायो एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, ऐसे एलिमेंट्स जो 1% होते हैं किसी भी जानदार के अंदर। और जो ट्रेस एलिमेंट्स है जो मतलब बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, 0.01%। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको हर स्पीशी के अंदर पाया जाएगा, हर स्पीशी के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन को। अब कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेंगे और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर निकलेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक हो गया। कंडेंसेशन क्या है कि मैं आपको मैकेनिज्म समझा देता हूं। कहता है कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल, अब एक मॉलिक्यूल लिया हमने, उसका OH ग्रुप लिया, अब दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, ये आपस में मिलेगा। फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट वाटर इज रिमूव्ड, इसके बदले में वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। वो किसके नीचे, अभी मैं आपको इधर दिखाता हूं। अभी ये देखो, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, उसका OH और ये दूसरे मॉलिक्यूल का H है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। इस प्रोसेस के नतीजे में क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, वाटर बनेगा। सही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन या सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, बिकॉज वाटर इज रिमूव्ड। एंड कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एंजाइम्स इन द सेल। अभी किसी भी सेल के अंदर अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स यूज होते हैं। अब एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो किस प्रोसेस के जरिए बनती है, कंडेंसेशन। अभी यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है कि प्रोटीन्स फॉर्मेशन किसके अंदर बनती है, कंडेंसेशन
डिहाइड्रेशन या सी होगा बोथ या नन ऑफ दिस, तो क्या होगा, कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन दोनों। ठीक है, फिर न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। अब न्यूक्लियोटाइड्स की कंडेंसेशन होगी तो क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड, ये एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह से स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आर फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज की कंडेंसेशन होगी तो क्या बनेगा, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन वगैरह। अब इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, अब याद रखना किसी भी इक्वेशन में जो लेफ्ट की तरफ ये सारे आपको नजर आ रहे हैं ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट। जो राइट की तरफ नजर आ रहे हैं ये होता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे हमारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स है या मोनोमर्स है। और जो बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट इसमें कंडेंसेशन में क्या होता है, पॉलीमर, या फिर आप इसको होता है डायमर वगैरह। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है रिएक्टेंट इन कंडेंसेशन आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, हमेशा माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्टेंट के तौर एक्ट करेंगे। ठीक है, और उनको हम कहते हैं मोनोमर्स, मोनो मींस वन और मर मींस यूनिट। और प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स दैट आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स, जब 2 3 4 मोनोमर्स मिलेंगे ना तो पॉलीमर बनेगा। सही है, और 2 मोनोमर बनेंगे तो डायमर बनता है। अभी ये हम फ्यूटल को देख रहे हैं क्योंकि सिंध में ये टॉपिक है ही नहीं। When two monomers combine, product is called dimer। जब 2 मोनोमर आपस में मिलते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम डायमर कहते हैं। And when many monomers combine by condensation, the product is called polymer। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं हाइड्रोलाइसिस को। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि कंडेंसेशन में क्या हुआ था, वाटर रिमूव हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनटू इट्स मोनोमर। अब हमने क्या किया, एक मैक्रोमॉलिक्यूल लिया, उसको ब्रेक डाउन किया उसके छोटे छोटे मोनोमर्स में, तो उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा हाइड्रोलाइसिस बाय एडिशन ऑफ वाटर। सही है, और वाटर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, वाटर हमने देना है या वाटर को हमने रखना है रिएक्शन में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। इस प्रोसेस में वाटर ब्रेक डाउन होती है। इट इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। अब ये प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन का उलट प्रोसेस है। ठीक हो गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ OH वाटर इज अटैच्ड टू वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू एन अदर मोनोमर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस में भी स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स यूज होते हैं। अब इसके आप एग्जांपल्स देख लो, जितने भी फूड डाइजेशन वाले रिएक्शंस हो रहे हैं ना बॉडी के अंदर, वो सारे हाइड्रोलाइसिस के अंदर आते हैं। सही है। अब अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करेंगे प्रोटीएज एंजाइम्स की मदद से तो हमें क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। अगर हम लिपिड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है छोटा करना, तो हमें क्या मिलेंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल मिलेगा। इसी तरह से अगर हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है वाटर। अब ये जो वाटर है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अभी तक भी हमने जितनी पॉइंट्स पढ़ी है ना इस चैप्टर में वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक्स थी। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उन पे ध्यान देना है आपने। चलो अब वाटर को देख लेते हैं। अब वाटर को देखने से पहले ना, मतलब ये आप पढ़ लेना खुद, इसमें कुछ है नहीं, थोड़े से ना हम 2 4 इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अभी चलो हमारे पास एमसीक्यूज है। पहला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या थी, अभी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड, ऐसा केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं बची, तो ऑप्शन क्या हमारा सही होगा, ए। ठीक हो गया। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमॉलिक्यूल। नीचे दिए गए में से कौन सा बायोमॉलिक्यूल का एग्जाम्पल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट भाई बायोमॉलिक्यूल है, मिनरल्स बायोमॉलिक्यूल नहीं है, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता, अगर उधर पाया जाता है तो नॉन लिविंग में मिलता है हमें, तो इसीलिए यहाँ पे जवाब होगा बी, क्योंकि मिनरल्स हमें नॉन लिविंग में भी मिल जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या होती है, मैंने अभी बताया था कि भाई प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के कहते हैं। तो इस एमसीक्यूज का सही जवाब होगा सी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों साथ में एक्ट करें तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। सही है, फिर आगे चलते हैं। हाउ मेनी बायो एलिमेंट्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उसका जवाब होता है सी,
और बाकी जो एमसीक्यूज है ना, मैं आपको मतलब अलग से भी वो उसमें भेज दिया करूंगा ग्रुप में। लेकिन अभी मैं ये नॉर्मल एमसीक्यूज हैं तो आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था इनको, क्योंकि जितना भी हमने पढ़ा है ना, जब तक हम उसके एमसीक्यूज नहीं करेंगे ना तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। आप जब भी पढ़ो उस टॉपिक को, उसके एमसीक्यूज देख लो। तो ये थोड़े से एमसीक्यूज देख रहे हैं हम। और एमसीक्यूज को अप्रोच करने का तरीका ये होता है कि पहले एमसीक्यूज को समझो, लाइक एमसीक्यूज बोल क्या रहा है। अभी मैं देखता हूं, अभी देखते हैं इस एमसीक्यूज को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बायो एलिमेंट। अभी पूछ रहा है कि हमसे कि भाई बताओ यहाँ पे मेजर बायो एलिमेंट कौन सा है। अब आप देखो, जिंक, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कॉपर। अब ये सारा एमसीक्यूज आपने पढ़ना जरूरी होता है। ये नहीं जैसे मैंने ऊपर बोला था कि भाई अभी ये देख लिया ऑप्शन तो यही है, नहीं, आप पढ़ो आगे, पूरा एमसीक्यूज पूरा पढ़ना ही होता है। सही है। अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि हमने कौन से कहे थे मेजर एलिमेंट्स? कार्बन, चिनोप्स, मैंने आपको बता दिया याद करने के लिए, अगर सब सिंथ से हो तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, तो इसमें होगा ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म डू मेजर बायो एलिमेंट्स, तो कितने परसेंट मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो बना होता है मेजर बायो एलिमेंट्स से? तो वो है 99%, और सिंध के हिसाब से 98% लिखा हुआ है सिंध के बुक में। Which bioelement is found in trace amount but is required by all form of life है? ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ यानी कि हर स्पीशी के पास कौन सा बायो एलिमेंट होता है? ऑप्शन आयरन, ठीक होगा, ए। सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल। अभी कौन सा यहाँ पे फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल नहीं है? अभी मैंने आपको बता दिया था कि भाई लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे फंडामेंटल है। मिनरल्स खुद बायोमोलिक्यूल ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये बायोमोलिक्यूल है ही नहीं। तो ऑप्शन होगा हटा बी। देगी। व्हिच आर न्यूक्लिक एसिड्स प्राइमरली फाउंड इन द सेल। अब चुप कर जा। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि ये हाँ लग सेल देगा। के अंदर किस जगह पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा आज सी, 17 मिल जाए शायद। न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है? ये सर्व करते हैं फ्यूल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का फ्यूल तो ये सर्व करते हैं, उनको डिटेल में हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है, क्योंकि हमारी सबसे मेन पॉइंट ही कार्बोहाइड्रेट है इस चैप्टर की। और प्रोटीन भी, लिपिड, मतलब ये चार टॉपिक्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ न्यूक्लिक एसिड्स भी, ये मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर की। अच्छा, इसके साथ कुछ और एमसीक्यूज हैं, जल्दी से देख लेते हैं। इसमें यहां पे मैंने पूछा है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन। पहला ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन पॉलीमर इनटू मोनोमर। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ कंबाइन माइक्रोमॉलिक्यूल्स टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तीसरा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल्स। चौथा है द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इसका जवाब होगा बी। अब बी में क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइन माइक्रोमॉलिक्यूल्स टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ पे एक और एमसीक्यू है, व्हाट इज एन अदर नेम ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का दूसरा नाम क्या होता है? अब इसका सिंपल आपको जवाब पता होगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है। तीसरा है व्हाट आर द रिएक्टेंट्स इन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अंदर रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? तो इसका जवाब क्या होता है? मोनोमर्स। सही है। ये सारे जो एमसीक्यूज है ना मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ये सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको भेज दूंगा। और आज के लिए आई थिंक सो इतना ही काफी है। वाटर को और कार्बोहाइड्रेट्स को हम कल